हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने के सिद्धांतों का वर्गीकरण करेंगे, यानी जैसे अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार से संपादित होती है, यानी किन किन सिद्धांतों के अनुरूप बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है, या ये कह दें कि सीखने के सिद्धांतों को कितने भाग में वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों, वैसे मुख्यतः दो ही भागों में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अन्य दो भाग और भी हैं, जैसे निर्मितवाद अधिगम सिद्धांत और सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत। वो अन्य दो पार्ट और भी हैं जिनके अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे सीखने के सिद्धांतों के वर्गीकरण से। तो दोस्तों, लेते हैं टॉपिक में सीखने के सिद्धांतों का वर्गीकरण। सिद्धांतों का वर्गीकरण या सीखने के सिद्धांतों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो सीखने के सिद्धांत को मुख्यतः दो ही भागों में बांटते हैं। इनको हम मुख्यतः कितने भागों में बांटेंगे या दो भागों में बांटेंगे। एक तो होता है व्यवहारवादी सिद्धांत, या इसको हम कह सकते हैं व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत, या हम अकेला इसको नाम दे सकते हैं साहचर्य सिद्धांत। एक नाम और भी आ सकता है दोस्तों, वो है संबंधवादी सिद्धांत और परिधीय सिद्धांत। क्या नाम आ सकता है? संबंधवादी सिद्धांत या फिर परिधीय सिद्धांत। परिधीय सिद्धांत, ये एक ही सिद्धांत की बात कर रहे हैं। यानी पहला जो वर्गीकरण हम पढ़ेंगे आज वो होगा व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत, या साहचर्य सिद्धांत, या संबंधवादी सिद्धांत, या फिर परिधीय सिद्धांत। दूसरे प्रकार के अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो वो होता है ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। ये नाम भी आ सकता है, या इसको कह सकते हैं हम संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञानवादी सिद्धांत मुख्यतः ये दो ही पार्ट हैं, जैसे पहला ये, दूसरा ये। और वैसे इसके दो अन्य भेद भी हैं। एक होता है 3 नंबर निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत इसका तीसरा पार्ट होगा। हम इसको निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत को संरचनावादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संरचनावादी सिद्धांत। ये आपका तीसरा है। जबकि चौथे पार्ट में जो हम लेते हैं वो है सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत। कौन सा? सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत। यानी सीखने के सिद्धांत को मोटे तौर पर देखें तो 4 भागों में वर्गीकृत करेंगे, पर मुख्य अगर पूछे तो पहला और दूसरा दो ही भाग इसके मुख्य होंगे। अब देखिएगा, हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि व्यवहारवादी सिद्धांत या व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत या साहचर्यवादी सिद्धांत या संबंधवादी सिद्धांत या परिधीय सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, और इसमें प्राणी किस प्रकार से सीखता है। अगर बालक है तो बालक किस प्रकार से सीखता है, और इसमें ज्ञानात्मक क्षेत्र या संगठनात्मक सिद्धांत या संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत बालक किस प्रकार से सीखता है, या हम कहें कि किस प्रकार से उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत जो होंगे उसके अंदर उद्दीपन अनुक्रिया के साहचर्य के कारण व्यवहार में परिवर्तन जिन सिद्धांतों में होता है वो व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाएंगे। दोबारा सुनिए, यानी जिन सिद्धांतों में उद्दीपन व अनुक्रिया के साहचर्य से व्यवहार में परिवर्तन होता हो वे सारे के सारे सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाएंगे। तो इसमें मैंने आपको एक बात कही है कि एक तो उद्दीपक, क्या? उद्दीपक और अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया के साहचर्य से जो व्यवहार में परिवर्तन होगा, व्यवहार में परिवर्तन जिन सिद्धांतों के द्वारा या जिन सिद्धांतों में
उद्दीपक और अनुक्रिया के साहचर्य यानी संबंध से, साहचर्य या फिर संबंध से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है या जो व्यवहार में परिवर्तन करने वाले सिद्धांत हैं वो सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाएंगे। तो इसके अंतर्गत एक बात हम कर लेते हैं थॉर्नडाइक की, यानी एडवर्ड थॉर्नडाइक का जो विचारधारा रही है, एडवर्ड थॉर्नडाइक की जो विचारधारा रही है यहाँ पे, क्योंकि उसमें भी उद्दीपक और अनुक्रिया की ही विशेष बात है। तो उद्दीपक अनुक्रिया के साहचर्य यानी संबंध से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है या व्यवहार में परिवर्तन जो सिद्धांत करते हैं वो व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाएंगे। तो साथ ही साथ इसमें यह बात भी है कि व्यवहारवादी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो व्यवहारवादी सिद्धांतों का मुख्य जो उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन की व्याख्या करते हैं, यानी व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, किस स्तर का हुआ है, कैसा परिवर्तन हुआ है, क्या उस परिवर्तन में आगे और संभावना जताई जा सकती है, ऐसे बातें इसके मुख्य उद्देश्य में आते हैं। यानी व्यवहारवादी सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है वो रहेगा परिवर्तनों की व्याख्या करना। तो याद रखिएगा इस प्रकार के जो यहाँ पे व्यवहारवादी सिद्धांत जो होंगे उनका मुख्य उद्देश्य होगा परिवर्तनों की व्याख्या करना, परिवर्तनों की व्याख्या करना या परिवर्तनों की व्याख्या करना ही इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। साथ ही साथ देखिए जब बात व्यवहारवाद की आती है तो हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि व्यवहार क्या है। यस, ये जरूरी है। जब तक हम व्यवहार के बारे में नहीं जानेंगे तो हम साहचर्य संबंध को कैसे जान पाएंगे। तो दोस्तों अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि व्यवहार वास्तव में होता क्या है, किसे कहेंगे व्यवहार। तो देखिएगा व्यवहार की बात करें, व्यवहार व्यक्ति की एक सूक्ष्मतम इकाई होगी। एक तो ये होती है सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम इकाई, याद रखिए व्यवहार एक सूक्ष्मतम इकाई है। और इस व्यवहार की जो प्रकृति होती है वो मनोशारीरिक होती है, मनोशारीरिक, यानी व्यवहार की प्रकृति जो होगी वो क्या होगी, मनोशारीरिक होगी। कैसे, ये बात भी अपन समझने का प्रयास करेंगे। देखो व्यवहार होता क्या, मस्तिष्क में अनेक विचार आते हैं, व्यक्ति के मस्तिष्क में अनेक विचार आते हैं। उन मस्तिष्क के क्रिया यानी उनको, व्यक्ति के मस्तिष्क में अनेक विचार आते हैं, उनको मस्तिष्क क्रिया, ध्यान से सुनिए, उनको मस्तिष्क क्रिया व्यवहार के द्वारा प्रदर्शित करती है। किसके द्वारा, व्यवहार के द्वारा। इसमें दो बातें जुड़ती हैं, एक मनोशारीरिक यानी प्रकृति में एक मनो और एक है शारीरिक, यानी व्यवहार मनोशारीरिक कैसे है। तो याद रखिएगा व्यवहार को जो नियंत्रण करने का काम है, व्यवहार को नियंत्रण करने का कार्य करता हमारा मस्तिष्क करता है। कौन करेगा, मस्तिष्क इसको नियंत्रित करेगा। और शारीरिक कैसे है, यानी हमारा व्यवहार शारीरिक क्रियाओं के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो व्यवहार जो होता है वो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ मैंने एक बात कही कि व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक की जो विचारधारा रही है, किसकी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक था, एडवर्ड थॉर्नडाइक या थॉर्नडाइक। इनकी जो व्यवहार के बारे में जो विचारधारा रही है, व्यवहारवादी विचारधारा, वो याद रखिएगा संयोजनवाद की रही है। क्या रही है, संयोजनवाद की रही है। यानी थॉर्नडाइक की व्यवहारवाद के प्रति जो विचारधारा रही है वो कौन सी विचारधारा है, संयोजनवाद की विचारधारा है। और किसके मध्य संयोजन, उद्दीपक व अनुक्रिया के साहचर्य में जो संबंध स्थापित होता है, जो संयोजन स्थापित होता है, यही उनकी विचारधारा रही है। जबकि अन्य में व्यवहारवाद को अगर मानने वाले समर्थकों की हम बात करें, अन्य के जो सिद्धांतों की बात करें, तो एक वाटसन महोदय, जेबी वाटसन, जॉन ब्रूट्स वाटसन, इवान पेट्रोविच पाउलो और ब्रूम फ्रेडरिक स्किनर की बात करें, इन तीनों ने जो उद्दीपक अनुक्रिया के बीच की बात की है, उद्दीपक अनुक्रिया के बीच की जो बात की है,
उसमें अनुबंधन को जोड़ा है, यानी उनकी विचारधारा किसकी, यानी याद रखिएगा स्किनर, पाउलो और वाटसन, इनकी व्यवहारवाद के बारे में जो विचारधारा रही है वो रही है अनुबंधन की, अनुबंधन की, या ये कहें प्रतिबद्धता की। किसकी? प्रतिबद्धता की। इनका मानना है कि जो क्रिया या जो अनुक्रिया किसी उद्दीपक से होती है वो जोड़े गए उद्दीपक से भी वो प्रतिक्रिया हो सकती है, यानी उसके साथ उसका अनुबंध या प्रतिबद्धता स्थापित हो सकती है। ये बातें व्यवहारवादी में मानने वाले कौन कौन हैं? स्किनर, पाउलो और वाटसन। तो अब हम व्यवहारवादी सिद्धांत के जो इनके अंतर्गत समर्थक रहे हैं, प्रवर्तक रहे हैं, उनके नाम हमें अच्छे से याद रखने हैं। तो एक तो रहेगा एडवर्ड थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक, फिर दूसरा जेबी वाटसन, जॉन ब्रॉड्स वाटसन, तीसरा रहेगा इवान पेट्रोविच पाउलो, इवान पेट्रोविच पाउलो, क्योंकि पूरे नाम इसलिए लिख रहा हूं, हो सकता है पेपर में इनका पूरा नाम आ जाए, इवान पेट्रोविच पाउलो और एडविन गूथरी, एडविन गूथरी, और एक और है पांचवा। हम बात व्यवहारवादी सिद्धांतों की बात कर रहे हैं कि व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत, किन किन के सिद्धांत आएंगे। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक का, जॉन ब्रूड्स वाटसन का, इवान पेट्रोविच पाउलो और एडविन गूथरी और क्लार्क हल का, क्लार्क हल, ये जो हैं ये इनके प्रवर्तक माने गए, यानी व्यवहारवादी सिद्धांत को मुख्यतः प्रवर्तक इसमें माने गए। ओके, पर अगर हम ये बात पूछे कि व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं, व्यवहारवादी विचारधारा किसने दी है, तो इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आएंगे? एडवर्ड थॉर्नडाइक का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, जॉन ब्रूड्स वाटसन के बाद जॉन ब्रूड्स वाटसन की व्यवहारवाद विचारधारा, इवान पेट्रोविच का जो सिद्धांत रहेगा वो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, एडविन गूथरी का समीपता का, और क्लार्क हल का यहाँ पर जो सिद्धांत रहेगा वो रहेगा पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत। तो दोस्तों अब हमें ये बात जाननी है कि व्यवहारवादी के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, और फिर बात हमें यह भी जाननी जरूरी हो जाती है कि व्यवहारवाद वास्तव में है क्या, या फिर ये कहें कि व्यवहारवाद की विचारधारा किसने दी, व्यवहारवाद कैसे अस्तित्व में आया, इसकी थोड़ी जानकारी हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो हम अब चर्चा करेंगे कि व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं, और व्यवहारवादी सिद्धांत किसने दिया है, व्यवहारवाद का जनक कौन है, और व्यवहारवाद सिद्धांत नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है, और व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, और व्यवहारवाद विचारधारा के जनक कौन माने जाते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा जान लेना चाहिए। तो अपन इसी के बारे में अब चर्चा करते हैं। अब देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं ये हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में देखा होगा कि जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं है या फिर है। तो देखिएगा व्यवहारवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो हमने एक बात तो पढ़ी, तो शॉर्ट में आप एक याद रख सकते हैं, पासी, थाने, हलरी, हलरी। देखिएगा अब पा का मतलब यहां पे हो जाता है पाउलो, यानी एक तो पाउलो का सिद्धांत, दूसरा होता है सी का मतलब स्किनर से है, थाने का मतलब यहां पे थॉर्नडाइक का सिद्धांत की बात कर रहे हैं, या थॉर्नडाइक या थॉर्नडाइक, और हल का मतलब यहां पे क्लार्क हल की बात होगी, क्लार्क हल, और री का मतलब यहां पे एडविन गूथरी की बात होगी, एडविन गूथरी। यानी व्यवहारवादी सिद्धांत में मुख्यतः आपको ये 5 नाम याद रखने हैं, 5 के जो सिद्धांत है वो व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। तो पाउलो का जो सिद्धांत है आप अच्छे से जानते हो, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया है इन्होंने, शास्त्रीय अनुबंधन
का सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी। स्किनर का जो सिद्धांत रहा है वो क्रिया प्रसूत सिद्धांत रहा है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। इसके बाद थार्नडाइक का रहा प्रयास त्रुटि सिद्धांत, प्रयास त्रुटि सिद्धांत। और क्लार्क हल का रहा है परबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत। और एडविन गुथरी का रहा है समीपता का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत। यस, ये जो 5 सिद्धांत आएंगे वो व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत लेना है। मैंने एक बात की थी कि यहाँ पे जो थार्नडाइक की जो विचारधारा थी, थार्नडाइक की जो विचारधारा थी या प्रतिपादित विचारधारा यानी प्रणाली जो थी वो क्या थी, संयोजनवाद कहलाई। जबकि व्यवहारवाद के अनुरूप है पाउलो की और वाटसन की और स्किनर की जो विचार प्रणाली रही है वो अनुबंधन या प्रतिबंधात्मक रही है। इसके बाद बात करते हैं अपन व्यवहारवाद की। किसकी? व्यवहारवाद। तो देखिएगा, सबसे पहली बात होती है कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किस शब्द की बात कर रहा हूं? व्यवहार शब्द की बात कर रहा हूं। व्यवहार शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो विलियम मैकडूगल थे, विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक में सबसे पहले व्यवहार शब्द के बारे में चर्चा की, यानी व्यवहार के बारे में बताने का प्रयास किया है। इसके बाद दूसरी बात आती है कि व्यवहारवाद विचारधारा के जनक कौन है? विचारधारा के जनक, यस, व्यवहारवाद विचारधारा के जो जनक हैं वो जेबी वाटसन है, जेबी वाटसन, जॉन ब्रूड्स वाटसन 1913। जबकि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी वाली बात जो है 1905 से स्टार्ट होती है। हम जब साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की जब उनके कालक्रम की बात करें अवधि का तो 1905 से स्टार्ट होती है। तो व्यवहारवाद विचारधारा या व्यवहारवाद विचारधारा के जनक अगर हमें पूछ रहे हैं तो वाटसन होगा। कौन होगा? वाटसन। इसके बाद अगर हमें यह बात पूछ ली जाए कि व्यवहारवाद सिद्धांत का जनक कौन है? किसकी? व्यवहारवाद सिद्धांत का जनक, यस, व्यवहारवाद सिद्धांत का जनक अगर हमें पूछ रहे हैं तो आपको जवाब जेबी वाटसन, जॉन ब्रूड्स वाटसन देना है और तिथि आपको बतानी 1913। ओके, पर देखिएगा यहां बात किसकी कर रहे हैं? व्यवहारवाद सिद्धांत। एक नाम और आता है डाउटफुल, वो होता है व्यवहारवादी सिद्धांत। यस, व्यवहारवाद सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी जो सिद्धांत है वो इवान पेट्रोविच पाउलो का है, इवान पेट्रोविच पाउलो का। किसका है? आईपी पाउलो, यस, इवान पेट्रोविच पाउलो का। देखो, व्यवहारवाद का सिद्धांत पूछे तो जवाब देना वाटसन और व्यवहारवादी सिद्धांत पूछे तो आईपी पाउलो, इवान पेट्रोविच पाउलो नाम देना। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि इस वाटसन से एक क्वेश्चन और बनता है कि व्यवहारवादी संप्रदाय के जो जनक कौन हैं? व्यवहारवादी संप्रदाय, अगर इसी प्रकार का नाम लें तो व्यवहारवादी संप्रदाय के जो जनक हैं वो भी जेबी वाटसन है, जॉन ब्रूड्स से वाटसन है। पर दोस्तों एक व्यवहार से शब्द से जुड़ी एक बात और आती है, वो है व्यवहार के सिद्धांत। कौन सी? व्यवहार के सिद्धांत। यस, व्यवहार के सिद्धांत नामक एक बुक है। क्या है ये? एक पुस्तक है और इस बुक को प्रकाशित यानी इस बुक के जो रचयिता हैं वो याद रखिएगा क्लार्क हल है। कौन? क्लार्क हल। यस, क्लार्क हल है दोस्तों। कौन है? क्लार्क हल है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो आपको याद रखना पासीथाने हलरी, पासीथाने
थाने हदरी, पा से पावलो, सी से स्कीनर, था से थाने से थांडाइक हो जाएगा, हल से क्लार्क हल हो जाएगा, री से एडविन गुथरी हो जाएगा। अब पावलो का नाम आएगा तो पावलो का सिद्धांत हमारे दिमाग में अच्छे से है। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, या फिर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर का है, प्रयास त्रुटि या प्रयत्न भूल का सिद्धांत थांडाइक का है, क्लार्क हल का प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, और समीपता का सिद्धांत एडविन गुथरी का है। किसका है? एडविन गुथरी का है। फिर बात एक और आती है, हम बात अगर व्यवहारवाद की ही कर रहे हैं, व्यवहारवादी जो विचारधारा है, व्यवहारवादी विचारधारा अनुभव, प्रशिक्षण और वातावरण पर विशेष बल देते हैं। दोस्तों ये जो बातें बता रहा हूं एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप साथ साथ नोटिस करते जाइए और अपने नोटबुक में लिखते भी जाइएगा। मैं अभी एक बात बोला था जो आपने अभी सुनी थी कि व्यवहारवादी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा के जो मनोवैज्ञानिक है वो अनुभव, प्रशिक्षण और वातावरण पर विशेष बल देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवादी जितनी भी विचारधारा रही है वो अनुभव पर, प्रशिक्षण पर और वातावरण पर विशेष बल देते हैं। तो किस पे बात कर रहे हैं हम? व्यवहारवादी विचारधारा, विचारधारा, विचारधारा किस पर बल देगी? यस, वातावरण पर, अनुभव पर और प्रशिक्षण पर, प्रशिक्षण पर विशेष बल देती है। अब तक हम जो बात करके गए हैं वो सीखने के सिद्धांत में, यानी सीखने के सिद्धांत को हमने दो भागों में बांटा मुख्यतः, एक व्यवहारवादी सिद्धांत है, दूसरे संज्ञानवादी है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रिया का है, या उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध है, या फिर एक अस्थायी स्वाभाविक उद्दीपक से अस्वाभाविक उद्दीपक से उसकी अनुबंधित अनुक्रिया हो सकती है, यानी वो बात है पाउलो से, स्किनर से और थांडाइक वाटसन से बात सम्मिलित होती है। तो दोस्तों पाउलो, स्किनर और जेबी वाटसन की जो विचारधारा रही है, आपने पढ़ा है कि उनकी जो विचार प्रणाली रही वो अनुबंधन की रही है, यानी स्वाभाविक उद्दीपक से जो प्रतिक्रिया होती है वो अस्वाभाविक उद्दीपक से अनुबंधित हो जाती है। ऐसा वाटसन ने भी प्रयोग में किया है, ऐसा पाउलो ने भी किया है और ऐसा स्किनर ने भी किया है। तो इसमें जितने भी व्यवहार में इन प्रक्रियाओं के, यानी उद्दीपक अनुक्रिया से या फिर अस्वाभाविक उद्दीपक से अनुबंधन की प्रक्रिया से जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं वो व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। अब हम जो चर्चा करेंगे, यानी व्यवहारवादी सिद्धांत के बाद जो संज्ञानवादी सिद्धांत है उनमें कौन कौन से सिद्धांत सम्मिलित होते हैं, यानी कौन कौन से, यानी हम बात कर रहे हैं संज्ञानवादी या ज्ञानात्मक एवं संगठनात्मक क्षेत्र सिद्धांत कहें, उसके अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं और उनकी विचार प्रणाली कैसी है, उन्होंने किन किन बातों पर विशेष बल दिया है, ये हमारे नॉलेज में होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो पेपर है वो खास करके थ्योरी में आ रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें प्राय अगर हमें उनके बेसिक कंसेप्ट और बेसिक बातों की नॉलेज होगा तो हम क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखते हैं अब संज्ञानवादी सिद्धांत यानी उनकी क्या विचारधारा रही है, किस प्रकार से संज्ञान के माध्यम से बालक सीखता है, क्या उसमें बालक के साथ परिवेश को सम्मिलित किया जाता है या फिर अंतर्दृष्टि या प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही बालक सीख पाता है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत सम्मिलित किए जाते हैं, इसकी अपन चर्चा करते हैं। अब देखिए 2 नंबर जो बात कर रहे हैं वो है संज्ञानवादी। संज्ञानवादी सिद्धांत या फिर इसको हम कह सकते हैं ज्ञानात्मक एवं संगठनात्मक क्षेत्र या क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। क्या नाम दे सकते हैं? ज्ञानात्मक या व क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत जी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी विशेष बात है, यानी संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत क्या विशेष है। तो दोस्तों संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत एक तो सीखने वाला बालक होता है और साथ ही साथ उसका परिवेश होता है, यानी सीखने वाला बालक, यानी इसमें एक तो होता है अधिगम कर्ता, अधिगम कर्ता, और दूसरा होता है उसका परिवेश। परिवेश का मतलब यहां पे वातावरण से है। इन सिद्धांतों में वातावरण विशेष पर विशेष बल दिया गया है, यानी अधिगम कर्ता और परिवेश इसमें शामिल होते हैं। अधिगम कर्ता
उस परिवेश विशेष में, याद रखिएगा, प्रत्यक्षीकरण, अपनी अंतर्दृष्टि और सूझ, या ये कह दें मानसिक क्रिया, यानी तर्क, चिंतन और मनन के माध्यम से बालक इसमें सीखता है और इनके ऊपर विशेष बल दिया गया। संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत जितने भी सिद्धांत सम्मिलित होते हैं उनमें अधिगम कर्ता एक परिवेश विशेष में, यानी एक वातावरण विशेष में प्रत्यक्षीकरण, अंतर्दृष्टि, सूझ, अपनी सूझबूझ या फिर अपनी अंतर्दृष्टि या मानसिक क्रियाओं में जैसे तर्क चिंतन मनन जैसी क्रियाओं को विशेष बल दिया गया है। इनके माध्यम से बालक जो सीखता है, जो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, और ऐसा व्यवहार में परिवर्तन करने वाले कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जो संज्ञानवाद के अंतर्गत आते हैं, यानी ज्ञानात्मक क्षेत्र या संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि एक तो है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद मतलब सूझ का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद मतलब सूझ का सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक कोहलर, कोफका, वर्दीमर, जो जर्मनी के निवासी थे, कोहलर, कोफका और वर्दीमर। कई बार वर्देमेयर भी आता है, वर्दीमेयर है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों जर्मनी के हैं। यहां पर गेस्टाल्टवाद, ये सूझ का जो सिद्धांत है वो संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। यानी हम जब गेस्टाल्टवाद या सूझ के सिद्धांत की बात करें तो आपके दिमाग में एक विचार आना चाहिए कि हम अंतर्दृष्टि, तर्क, चिंतन, मनन जैसी मानसिक क्रियाओं की बात कर रहे हैं, जिनको बालक अपनी मानसिक क्रियाओं को संपादित करके किसी परिवेश विशेष में सीख जाता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। दूसरी बात, अगर हम गेस्टाल्टवाद की बात करें तो इसके बाद आता है क्षेत्रीय सिद्धांत जो है वो कुर्टलेविन का है। कुर्टलेविन का सिद्धांत भी तर्क, चिंतन, मनन यानी इन्हीं संज्ञानवादी क्रियाओं पर विशेष बल देगा। और पहला ये हो गया, दूसरा ये। तीसरा जो सिद्धांत है, याद रखिएगा, संकेत को हम क्या कह सकते हैं? चिन्ह कह सकते हैं। और चिन्ह को हम संभावना कह सकते हैं, और इसी सिद्धांत का नाम है दोस्तों पूर्णाकार और अव्यक्त सिद्धांत। पूर्णाकार, ये नाम पेपर में आ गया है एक बार, या फिर अव्यक्त सिद्धांत, ये टोलमैन का है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो मोटर गाड़ियां जो टोल पे से निकलती है ना, टोल के ऊपर एक आदमी खड़ा होता है, टोलमैन। टोल जो मोटर गाड़ियां जाती हैं उसके ऊपर एक टोल नहीं होता, जो टोल पे पर्ची कटवाते हैं, वही बात कर रहा हूं। टोल के ऊपर एक आदमी खड़ा है, वहां पर हम संकेत देखें, क्योंकि टोल के ऊपर संकेत लिखते हैं, चिन्ह लगे होते हैं, संभावना होती है कि अभी खुलेगा, हम जाने वाले हैं। पूर्णाकार, जैसे हम टोल पे पर्ची कटवा लेते हैं, पूर्ण रूप से हम सक्सेस हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पर कई बार हमें, अगर टोल को हम व्यक्त नहीं कर पाते या देख नहीं पाते, तो टोल पर हमें व्यक्ति पकड़ लेता है। ऐसे बात याद रखना। तो ये सिद्धांत याद रहेगा, संकेत, चिन्ह, संभावना, पूर्णाकार या अव्यक्त सिद्धांत किसका है? टोलमैन का है। ओके, 4 नंबर पे जो बात कर रहे हैं, चौथा सिद्धांत इसमें कौन सा आएगा? अधिगम का सोपानिक सिद्धांत आएगा दोस्तों। कौन सा? अधिगम का सोपानिक सिद्धांत। यस, अधिगम का सोपानिक सिद्धांत संज्ञानवादी सिद्धांत में काउंट किया जाएगा। और अधिगम का सोपानिक सिद्धांत है किसका? तो आप अच्छे से इसको याद कर भी चुके हैं और आपको याद भी है, वो है रॉबर्ट गेने का है। किसका है? रॉबर्ट गेने का है। पेपर में एक बार ये पूछा भी गया है कि अधिगम का सोपानिक सिद्धांत किसका है, ये इसके प्रवर्तक कौन है? तो रॉबर्ट गेने है। नेक्स्ट, पांचवा सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो अल्बर्ट बांडुरा का है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो अल्बर्ट बांडुरा का है। अल्बर्ट
बांडुरा जी, अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जबकि संज्ञानवाद में एक हम जीन प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत भी ले सकते हैं। कौन सा? जीन प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ओके, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसके अंदर भी तर्क, चिंतन, मनन जैसी शक्तियां काम करने लग जाती हैं। अधिगम, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है अल्बर्ट बांडुरा का, ये सामाजिक परिवेश विशेष पर यहाँ पे सामाजिकरण की बात करेगा। इसमें हम निर्मितवाद की भी चर्चा कर सकते हैं, ये बात हम आगे डिटेल से और पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हमने जो चर्चा की है वो हमारा रहा है कि अधिगम के सिद्धांतों को कितने भाग में वर्गीकृत करेंगे। दोस्तों यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर आजकल यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। पीछे आप देखिएगा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं है या फिर है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानवादी सिद्धांत है। संज्ञान का मतलब कौन से सिद्धांत ऐसे हैं जिसके अंदर तर्क, चिंतन, मनन जैसी शक्तियों को माध्यम बालक काम में लेकर के अपने किसी वातावरण विशेष में अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। वो सारे के सारे जो सिद्धांत होंगे वो संज्ञानवादी सिद्धांत होंगे। और संज्ञानवादी सिद्धांत में जैसे गेस्टाल्टवाद है, क्षेत्रीय सिद्धांत है, चिन्ह या संकेत या पूर्णाकार अव्यक्त सिद्धांत है, या फिर अधिगम का सोपानिक सिद्धांत, या फिर हम नाम दे सकते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और जीन प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। दोस्तों अगला जो अपना पड़ाव रहेगा इस पाठ में वो रहेगा व्यवहारवादी सिद्धांतों को क्रम से डिटेल से पढ़ना, कि व्यवहारवाद के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, और व्यवहारवाद में उन सिद्धांतों को हम डिटेल से 1 बाय 1 करके एक एक सिद्धांत की चर्चा करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम थार्नाइक की चर्चा करेंगे, प्रयास त्रुटि के सिद्धांत, फिर पावलो के, इवान पेट्रोविच पावलो के सिद्धांत की चर्चा करेंगे, अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत की, और फिर स्किनर की क्रिया परसु सिद्धांत की चर्चा करेंगे, और फिर समीपता का सिद्धांत और पुनर्बलन और प्रबलन के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होगी। आप इनको अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए, और हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन से सिद्धांत व्यवहारवाद में है और कौन से सिद्धांत संज्ञानवाद में आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि किस पर विशेष बल देते हैं। याद रखिएगा व्यवहारवादी जो विचारधारा है वो अनुभव पर, प्रशिक्षण और वातावरण पर बल देती है, जबकि ये जो बल देता है ये विशेष बल देगा प्रत्यक्षीकरण, अंतर्दृष्टि, सूझबूझ और मानसिक क्रियाओं पर इनका विशेष बल रहेगा। याद रखिएगा संज्ञानवाद किस पर बल देता है? वातावरण पर बल नहीं देता। इसमें अधिगमकर्ता और वातावरण तो सम्मिलित हैं, ये तो सम्मिलित किए गए हैं, पर बल किस पर दिया जाता है? प्रत्यक्षीकरण, अंतर्दृष्टि, सूझबूझ या फिर मानसिक क्रियाओं जैसे तर्क, चिंतन, मनन जैसी शक्तियों पर विशेष बल दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।